वेलकम टू बुरहान्स प्रिपरेटरी एकेडमी। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। एज़ प्रॉमिस मैंने आप लोगों से वादा किया था कि इस सैटरडे संडे आप लोगों को इंटरव्यू से मुतालिक गाइडलाइंस प्रोवाइड की जाएंगी जो कि आपको हेल्प आउट करेंगे आने वाले इंटरव्यूज़ के अंदर, जो कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो इंटरव्यूज़ हैं वो 26/9/2022 से स्टार्ट होने वाले हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि मोर देन 200 स्टूडेंट्स फ्रॉम माई अकेडमी हैव बीन क्वालिफाइड फॉर द इंटरव्यू। तो इस हवाले से उनकी काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी, ना सिर्फ मेरे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी बल्कि हमारी जो एक फ़ैमिली है, यूट्यूब फैमिली है, वहाँ से काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमें थोड़ी सी गाइडलाइंस प्रोवाइड कर दी जाएँ तो ये हमारे लिए बेहतर होगा। तो ऑब्वियसली मेरा शेड्यूल जो है वो बहुत ज़्यादा बिज़ी होता है। ऑफिस के साथ साथ मेरे कुछ पेड सेशंस हैं जो कि इस वक्त चल भी रहे हैं, तो उनको भी देखना होता है। लेकिन फिर इंशाल्लाह अभी आज और कल मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपके इंटरव्यू की तैयारी करवाने के लिए यहाँ पर हाज़िर हूँ आप लोगों के साथ। इंशाल्लाह हम इस सेशन को 2 हिस्सों में कंप्लीट करेंगे। आज पार्ट 1 आपको डिलीवर किया जाएगा और इंशाल्लाह पार्ट 2 आपको कल डिलीवर किया जाएगा। और इसी के साथ साथ जो गाइडलाइंस आपको प्रोवाइड करूँगा, प्लीज़ स्टिक ऑन इट, आप इस पर बिल्कुल अमल कीजिएगा। इंशाल्लाह रिज़ल्ट्स आप लोगों के हक़ में होंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इंटरव्यू कंडक्ट क्यों किया जाता है। हमसे रिटन टेस्ट ले लिया गया, ठीक है, हमने उस रिटन टेस्ट को क्वालिफाई भी कर लिया, ठीक है, हमारी जो नॉलेज है वो भी टेस्ट हो गई। तो आखिर क्यों एक इंटरव्यू हमारे लिए रखा गया है? तो याद रखिएगा, इंटरव्यू एक फेस टू फेस इंटरैक्शन है, ठीक है। अब ये क्यों लिया जाता है? ये फेस टू फेस इंटरैक्शन है आपकी जो टॉप ब्यूरोक्रेसी होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, या आला अफसरान जो होते हैं वो वहाँ पर आपको जज करते हैं। आपकी पर्सनालिटी को देखा जाता है कि आया जिस बंदे को हम इंडक्ट करने जा रहे हैं वो किस तर्ज का बंदा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी नॉलेज से ज़्यादा आपकी पर्सनालिटी को देखा जाता है। किस चीज़ को देखा जाता है? आपकी पर्सनालिटी को देखा जाता है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को देखा जाता है, ठीक है। तो इंटरव्यू में ऑब्वियसली आप कोई सवाल तो हल नहीं करेंगे, बिल्कुल सवाल आपसे पूछे जाएंगे, ओरली आपसे सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन टेक्निकली आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स का एक टेस्ट होगा कि आप अपने आप को प्रेजेंट किस तरीके से करते हैं। अब जब मैं बात करता हूँ प्रेजेंट कैसे करते हैं, तो वीडियो को 2 मिनट के लिए आप पॉज कीजिएगा और एक माहौल बनाइएगा अपने जहन के अंदर कि जब आप इंटरव्यू देने के लिए उस रूम के अंदर या उस कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर दाखिल होते हैं तो सबसे पहली चीज़ आपके अंदर जो एक इंटरव्यूअर होता है वो क्या देखता है। वीडियो को पॉज कीजिएगा और गैस कीजिएगा। जी हाँ, बिल्कुल, आप बिल्कुल दुरुस्त हैं। सबसे पहले आपका ड्रेस कोड देखा जाता है कि आया जो बंदा रूम से इंटर होता है उसका पहला इम्प्रेशन, वो आपने एक कहावत सुनी होगी ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। उसकी वजह है, उसकी वजह यही है कि जो एक पहला इम्प्रेशन होता है वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग होता है, बहुत देर तक याद रहता है। तो ड्रेस कोड के हवाले से इंटरव्यूज़ में बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स गलतियां करते हैं। तो इस हवाले से इंशाल्लाह आज आपको डिटेल से पढ़ाया जाएगा कि आपने किस तरह का ड्रेस वहाँ पर ज़ेब तन करना है, ठीक है, पहनना है। तो ड्रेस कोड के हवाले से ऑब्वियसली मेल्स का जो पाकिस्तान की अगर हम बात करें, मेल्स का जो ड्रेस कोड होता है वो मुख्तलिफ होता है और वुमेंस का ड्रेस कोड मुख्तलिफ होता है, ठीक है। अब हम 1 बाय 1 चीज़ों को देख लेते हैं। सबसे पहले हम मेल जो हैं हजरात हैं उनका ड्रेस डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि फ़ीमेल्स के हवाले से ईस्टर्न हमारा जो ड्रेस कोड है वो ही चलता है जो कि शलवार कमीज़ है। लेकिन अगर हम पर्टिकुलरली मेल्स की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर एक ट्रेंड है और ऑब्वियसली उस ट्रेंड को हमने फॉलो भी करना होता है। अच्छा, अब शुरू से देखते हैं। द मोमेंट यू वॉक इनटू द कॉन्फ्रेंस रूम, आप कॉन्फ्रेंस रूम में भी जा सकते हैं या एक रूम हो सकता है वेयर योर इंटरव्यू विल बी हेल्ड। द इंटरव्यूअर मेक्स द फर्स्ट मेंटल नोट ऑफ योर पर्सनैलिटी। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपकी नॉलेज टेस्ट हो चुकी है, याद रखिएगा, आपकी नॉलेज टेस्ट हो चुकी है रिटन में।
यहाँ पर आपका किस चीज़ का एग्ज़ाम है, आपकी पर्सनालिटी का एग्ज़ाम है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स का एग्ज़ाम है। तो इस चीज़ को आपने जहन नशीन करना है। अब काफ़ी लोग आप लोगों में, यानी इवन अर्ली स्टेजेस में जब मैं भी इंटरव्यूज़ के लिए जाता था, तो मेरे माइंड में भी यही चीज़ होती थी कि बस बुक्स पढ़ लो, फ़लाँ नॉलेज पढ़ लो, फ़लाँ नॉलेज पढ़ लो, लेकिन जिस चीज़ पर ध्यान देना होता था वो थी आपकी पर्सनालिटी, आपका ड्रेस कोड, आपकी एक फ़िज़िकल अपीयरेंस आपकी कैसी है, तो उस पर ध्यान ही नहीं देते थे। तो ऑब्वियसली जैसा कि मैंने बताया, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, तो उस पर आपने फोकस करना है। तो सबसे पहले जो मेंटल नोट लिया जाता है वो किसके हवाले से लिया जाता है? पर्सनैलिटी के हवाले से, फ्रॉम द वे यू आर ड्रेस्ड, ठीक है। तो जैसा आप लिबास पहनते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं एग्ज़ामिनर के माइंड में आ जाती हैं। सपोज़ आप एक बिल्कुल मेला ड्रेस आप पहन कर चले गए हैं, ठीक है, आपको ड्रेसिंग सेंस नहीं है, टाई आपने किसी और कलर की लगाई हुई है, शर्ट बिल्कुल ही यानी शॉकिंग कलर आपने पहना है, रेड पहना है, और जो शूज़ हैं वो आपने नीचे जॉगर्स पहने हैं। तो इंटरव्यूअर आपको जब देखेगा तो वो अपनी परसेप्शन बना लेगा, यार ये किस तरह का बंदा होगा, ठीक है। एक परसेप्शन जब बन जाती है, फिर आप जितना मर्ज़ी अच्छा परफॉर्म करते रहें, लेकिन वो परसेप्शन चेंज नहीं होती है, याद रखिएगा। और एक आला ड्रेस का बंदा, यानी वो ड्रेस कोड को बिल्कुल फॉलो करता हुआ, और ऐसा ड्रेस कोड फॉलो करता है कि जब इंटरव्यूअर उसको देखता है तो शॉक हो जाता है। शॉक किस तरह से हो जाता है कि यार क्या पर्सनालिटी है। अब उसके माइंड में जब वो सीट पर बैठता है वो शख्स, तो इंटरव्यूअर के जो दिमाग में जो चीज़ें हैं वो काफ़ी हद तक सेटल्ड हो चुकी होती हैं। अब आप उसको अगर गलत भी जवाब देंगे इंटरव्यूअर को, तो वो इतना माइंड नहीं करेगा, क्योंकि उसने एक परसेप्शन आपके हवाले से बना ली है कि यार नहीं, पर्सनालिटी तो बहुत खूब है इसकी, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। बिल्कुल नॉलेज भी मैटर करती है। मैं ये हरगिज़ नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल मुंह उठा के चले जाएं, पढ़ के ना जाएं, पढ़ के ज़रूर जाएं, लेकिन मैं उसके साथ साथ जो इतना स्ट्रेस दे रहा हूँ इस बात पे कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा जो ध्यान देना है वो अपनी पर्सनालिटी पर देना है। पर्सनालिटी में क्या क्या चीज़ें आती हैं, आपकी ड्रेस कोड सबसे ऊपर होता है पर्सनालिटी में, ठीक है। फिर ये बाद में चीज़ें आती हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स, किस तरह से आपने बैठना है, किस तरह से बात करनी है, वो इंशाल्लाह आगे चलकर हम डिस्कस कर लेते हैं इंशाल्लाह, उसको भी आपको डिटेल से मैं समझा दूँगा। अच्छा, मैनी फैक्टर्स कम इन टू प्ले व्हेन यू आर डिसाइडिंग योर अटायर फॉर द वेरी इंपॉर्टेंट डे। अब बहुत सी चीज़ें आप लोगों के माइंड में आती हैं, यार अब आपने डिसाइड तो कर लिया कि मैं बहुत अच्छे तरीके से जाना चाहता हूँ, बहुत अच्छे तरीके से तैयार होकर जाना चाहता हूँ, तो फिर दूसरी चीज़ आपको डिसाइड करने में मुश्किल पेश आती है, वो है आपका ड्रेस, कि आप पहनेंगे क्या। अब पहनने को आपके पास शलवार कमीज़ भी होगी, आपके पास 2 पीस भी होगा, आपके पास 3 पीस भी होगा, ठीक है। तो बहुत सी मुख्तलिफ़ चीज़ें आपके पास होंगी, लेकिन फिर जब उसको डिसाइड करने की बारी आती है उस इम्पॉर्टेंट डे, क्योंकि ये आपका इम्पॉर्टेंट डे होता है, क्योंकि आपने अब रिटन में परफॉर्म कर लिया, आप शॉर्ट लिस्ट हो गए। अब अल्टीमेटली आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर अपनी सिलेक्शन को प्रूव करना है, यहाँ पर आपने अच्छा परफॉर्म करना है ताकि आपको ऑफ़र लेटर मिल सके। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डे होता है। तो इस इम्पॉर्टेंट डे के हवाले से बहुत से फैक्टर्स जो हैं वो आपके दिमाग में घूम रहे होते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट being the organization and position you have shortlisted for the interview। अब आप ये आप ज़हन नशीन कर लीजिए, आप लोग असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, आप इंटेलिजेंस ब्यूरो में डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर आप शॉर्ट लिस्ट हुए हैं। तो आपने उस इम्पॉर्टेंट डे के हवाले से देखना है कि यार मैं शॉर्ट लिस्ट हो गया हूँ, लेकिन अब मैंने अपने आप को प्रेजेंट कैसे करना है, ठीक है। उसके बाद क्लॉथ्स रिफ्लेक्ट वेरी स्ट्रांगली ऑन द काइंड ऑफ पर्सनालिटी यू हैव। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप अजीब सा ड्रेस पहन के चले जाएंगे, जॉगर्स पहने होंगे, ऊपर आपने 2 पीस पहना होगा, 3 पीस पहना होगा, तो देखते ही एक जो परसेप्शन बन जाएगी इंटरव्यूअर के माइंड में, वो आप उसको, चाहे वो 30 मिनट का इंटरव्यू हो, 15 मिनट का इंटरव्यू हो, आप उसको फिर चेंज नहीं कर सकते। आप जितनी मर्ज़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे लें, लेकिन फिर वो चीज़ नहीं होगी, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। तो इसी वजह से कहता हूँ कि फ़र्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। ड्रेस कोड पे कभी भी आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, प्लीज़। और अगर आपके पास वो चीज़ मौजूद नहीं है, आप उसको ख़रीद नहीं सकते, तो हमारे आजकल बहुत से फ्रेंड्स होते हैं, आप उन फ्रेंड्स से ले सकते हैं,
ठीक है। उन फ्रेंड से आप कह सकते हैं कि यार मुझे ये ड्रेस चाहिए, मैं कल तुम्हें वापस कर दूंगा, इंटरव्यू से आके वापस कर दूंगा। अगर आपके पास शूज़ नहीं हैं, ऑब्वियसली इस मुश्किल हालात में, इस मुश्किल इकॉनमी के अंदर हर बंदे के लिए मुश्किल होता है कि वो अफोर्ड कर सके। मेरे लिए भी काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, तो ऑब्वियसली फिर आप क्या करते हैं, भाई से ले लेते हैं, किसी दोस्त से ले लेते हैं, क्योंकि आपने तो परफेक्ट दिखना है ना, क्योंकि वो आपका एक इम्पॉर्टेंट डे है। याद रखिएगा, अगर आपके पास ड्रेस नहीं है ऐसा, तो आप किसी दोस्त से ले लें, ठीक है। आप कहीं से भी आपको मिल सकता है, कहीं ना कहीं से वो चीज़ अरेंज हो सकती है, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अ वेल ग्रूम्ड, well turned out individual is more likely to appear professional and serious about his or her attitude towards life than someone who's shabbily dressed। अब यहाँ से इस जुमले से आपको बहुत चीज़ बता दी गई है कि एक वेल ग्रूम्ड और वेल टर्न्ड आउट इंडिविजुअल जो होगा वो एक प्रोफेशनल दिखेगा और सीरियस कैंडिडेट दिखेगा, और जो एक शैबली ड्रेस जिसने अगर पहना होगा वो बिल्कुल कंप्लीट उसका थॉट ऑफ माइंड होगा, चाहे उसके पास दुनिया भर की नॉलेज हो और उसका ड्रेस कोड ठीक ना हो, क्योंकि परसेप्शन तो अब आपने इंटरव्यूअर्स के माइंड में अपने ड्रेस कोड से बनानी है। एक दफ़ा आपकी जो परसेप्शन है इंटरव्यूअर के माइंड में वो नेगेटिव बन गई, तो फिर आप उसको चेंज नहीं कर सकते। आपका घंटा एक इंटरव्यू चले, 40 मिनट चले, 15 मिनट चले, 10 मिनट चले, आप उस परसेप्शन को चेंज नहीं कर सकते। आप उनके पास दुनिया भर की नॉलेज अपने सर से निकाल के टेबल पे रख देंगे, लेकिन उनकी परसेप्शन एक हो जाती है तो बस हो जाती है, ठीक है, क्योंकि उस चीज़ को आप चेंज नहीं कर सकते। तो इस हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि ड्रेस कोड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब आगे चलते हैं। मेन शुड हैव टू वेयर 2 पीस, ठीक है। Matched suit is a great choice, preferably in a dark shade with a necktie। अब 2 पीस आपको मैं कहूँगा कि आपने पहन के जाना है। 2 पीस में क्या क्या चीज़ें हैं, आपकी पैंट्स, आपका कोट एंड आपकी टाई एंड देन शर्ट। अब यहाँ पर जो बात की गई है, अब ये जो मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, ये सारा जो आपके सामने एक थ्योरी नज़र आ रही है, ये रिसर्च बेस्ड थ्योरी है। रिसर्च बेस्ड जो भी बात होती है वो पक्की ठकी होती है। याद रखिएगा, जो रिसर्च बेस्ड बात होती है उसमें कोई ना कोई जो है वो स्टडी की होती है उस हवाले से, तो इस हवाले से उसको हमने ज़्यादातर तरजीह देनी है, ठीक है। तो आपने 2 पीस पहनना है। मेल्स हजरात के लिए बात कर रहा हूँ, फीमेल्स के तरफ भी आते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। मैच्ड सूट हो जाए तो अच्छी बात है, जिस तरह से आपका ब्लैक आपका पैंट्स हो गई और ब्लैक कोट हो गया, और साथ साथ अगर आप कोशिश कीजिएगा कि शर्ट आप इस्तेमाल करें वो ऑफ वाइट इस्तेमाल कर लें, ठीक है, या जैसे अकॉर्डिंगली अगर आपको बेहतर लगे उस तरह से आप उसको देख सकते हैं, लेकिन मैच्ड सूट होना चाहिए, ठीक है। प्रेफरेबली इन अ डार्क शेड विद अ नेक टाई। अब काफ़ी लोग जो है वो ज़्यादातर खाकी सूट पहन लेते हैं और सिल्वर सूट पहन लेते हैं, हालांकि वो ठीक है, लेकिन मेरा जहाँ तक ख्याल है अगर ब्लैक आपके पास 2 पीस है तो वो बहुत ज़्यादा बेटर होता है। और जब भी आप कोई ब्लैक पहनते हैं तो आपने देखा होगा, जब भी आप अपना फ़ोटो लेते हैं तो ब्लैक ड्रेस में आप हमेशा से वेल ग्रूम्ड लगते हैं और एक अच्छी पर्सनालिटी आपकी उभर के आती है, तो ब्लैक हमेशा वो जो है वो सूट करता है। तो मैं आपको तो यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास ब्लैक ड्रेस है तो उसको ज़रूर पहन के जाइएगा, ठीक है। नेक टाई फिर अगेन आपके पास चॉइसेस मौजूद होंगी कि कौन सी मैच करती है, तो वो ऑब्वियसली आपकी एक पर्सनालिटी है, आप मुझसे बेहतर जानते होंगे कि आपको किस तरह से सूटेड बूटेड आप लगते हैं, किस तरह से आपको टाई लगानी चाहिए, किस तरह से आपने मैचिंग करनी है। नाउ इट्स अप टू यू, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि 2 पीस पहनने के जाना चाहिए। अब यहाँ पर काफ़ी लोग मुझसे ऑब्वियसली सवाल करेंगे कि सर वाई नॉट शलवार कमीज़, ठीक है। अब ये मत समझिएगा कि मैं इसको शलवार कमीज़ को बुरा समझता हूँ, लेकिन एक बात आपको बताता चलूँ, जो वहाँ पर ऑफिसर्स बैठे होते हैं, ठीक है, आला अफसरान बैठे होते हैं इंटरव्यू के अंदर, वो ब्यूरोक्रेसी से उनका ताल्लुक़ होता है, और जिन लोगों का ब्यूरोक्रेसी से ताल्लुक़ होता है आपने उनको हमेशा देखा होगा कि वो 2 पीस पहनते हैं, ठीक है। अब काफ़ी लोगों का ये ख्याल होता है, और मैंने बहुत से लोगों से पूछा भी, तो काफ़ी लोग कहते हैं कि सर अगर मैं सूटेड बूटेड बन के जाऊँगा तो समझेंगे यार इसको तो नौकरी की ज़रूरत नहीं है,
हालांकि ये गलत कॉन्सेप्ट है, टू बी वेरी ऑनेस्ट ये बहुत गलत कॉन्सेप्ट है। काफ़ी लोग क्या करते हैं, शलवार कमीज़ पहन के चले जाते हैं, ठीक है, और बिल्कुल भी उसमें मैचिंग की कुछ भी नहीं होता और बिल्कुल मेले कुचेले चले जाते हैं। वो सोचते हैं कि यार इंटरव्यूअर हम पर तरस खा लेगा और हमें जॉब दे देगा, यार ये कि बहुत कितना शरीफ इंसान है, कितना गरीब इंसान है, इसको सबसे ज़्यादा नौकरी की ज़रूरत है। कसम से इंटरव्यूअर यही नहीं सोचता, ठीक है। इंटरव्यूअर के आगे अगर इंटरव्यूअर ये सोचने लग जाए तो फिर सिलेक्शन गई भाड़ में, ठीक है। तो ये बहुत लोगों की परसेप्शन है, इस वजह से मैं इस बात पर फोकस करता हूँ कि प्लीज़ अगर आपके पास सूट नहीं है, आप अफोर्ड नहीं कर सकते, लेके उसको लेना अफोर्ड नहीं कर सकते, आप किसी दोस्त से ले लें, आप किसी भाई से ले लें, लेकिन आपने सूटेड बूटेड होकर जाना है, आपने पर्सनैलिटी शो करनी है, ठीक है, वेल ग्रूम्ड होकर जाना है। अदरवाइज़ अगर आप ये गरीब से बन के जाएंगे, ठीक है, आपको जॉब नहीं मिलेगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जब डिफरेंट पोजीशंस पर इंटरव्यूज़ होते हैं तो मैं वहाँ पर लोगों को देखता हूँ किस तरह से वो ड्रेस कोड को फॉलो करते हैं, किस तरह से वो बन ठन कर आए हुए होते हैं। क्या वो पागल हैं कि इन पोजीशंस पर जब वो इंटरव्यूज़ देने आए हैं तो वो भी शलवार कमीज़ पहन सकते थे, ठीक है, वो भी इसी तरह गरीब से बच्चे बन के आ सकते थे कि यार इसको जॉब की ज़रूरत है, इसको आप हायर कर लें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है। याद रखिएगा, शलवार कमीज़ आप ना पहन के चाहें तो बेहतर है, बाकी जैसा आप ख़ुद डिसाइड करें वो आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं। चूज़ लाइट कलर शर्ट। लाइट कलर शर्ट से मुराद आप ऑफ वाइट ले लें, ठीक है, मतलब कोई भी डार्क कलर शर्ट आपके पास उस कोट के अंदर आपको नज़र नहीं आनी चाहिए। काफ़ी लोग क्या करते हैं, रेड शर्ट पहन के चले जाते हैं जो कि शॉकिंग कलर है, ठीक है। इस तरह के कलर्स आपको शादी ब्याह वगैरह में तो आपको सूट करते होंगे, लेकिन इंटरव्यू के अंदर पर्टिकुलरली ये आप पर सूट नहीं करेगा। फिर द सॉक्स एंड शूज़ शुड बी डार्क इन शेड। अब काफ़ी लोग कहते हैं कि सर हमारी जुराबें किसने देखनी है, हम जुराबें वाइट पहन के चले जाएं, बूट हमारे ब्लैक हों। जब बच्चों आप टेबल से 8-10 फीट या 5 फीट दूर बैठे होते हैं तो इंटरव्यूअर जो कि 3 बंदे होते हैं या 4 बंदे होते हैं, उनको आपका पूरा का पूरा जो एक फ़िज़ीक है वो नज़र आ रहा होता है, ठीक है, हर एक चीज़ को वो नोट करते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जो सॉक्स हैं शुड बी डार्क इन अ शेड, ठीक है, शेड भी हो सकती हैं या फुल डार्क ब्लैक भी पहन सकते हैं आप। द शू बीइंग सिंपल शूज़ पहन के जाने हैं। आपने काफ़ी देखे होंगे मार्केट में मिलते हैं, उसमें फूल बने होते हैं, ठीक है, मतलब अजीब से शूज़ आपको मार्केट में मिलेंगे, होंगे तो ब्लैक ही, लेकिन उस पर डिज़ाइन बना होगा। तो कोशिश कीजिएगा कि आप शूज़ भी ऐसा पहन के जाएँ जो कि बिल्कुल नॉर्मल हो, उस पर कोई डिज़ाइनिंग वगैरह मौजूद ना हो, ठीक है। पॉलिश्ड होने चाहिए, वेल पॉलिश्ड होने चाहिए, ठीक है। तो ये तो ऑब्वियसली आप अगर पॉलिश्ड ये शूज़ पहन के जाना चाहते हैं, जाकर जो हमारे मार्केट में ये बैठे हुए हैं पॉलिश करने वाले, उनको आप 10-15 रुपए दें, वो आपको शूज़ को चमका के दे देंगे। आपका बेशक आपका पुराना शूज़ है तो आप अगर उसको प्रॉपर पॉलिश करेंगे तो वो भी नया दिखता है। उसके बाद द कलर ऑफ़ योर बेल्ट वेयर शुड बी क्लोज टू द कलर ऑफ़ द शूज़। अब ये याद रखिएगा, एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ये जो आप बेल्ट पहनते हैं पैंट के ऊपर, इसका कलर वही कलर होना चाहिए जो कि आपके शूज़ का कलर है। याद रखिएगा, जो बेल्ट का कलर है वो मैच होना चाहिए जो कि आपके शूज़ का कलर है। इफ़ नॉट द सेम, नीडलेस टू से, इट शुड बी अ प्लेन बैंड ऑफ एलिगेंट लेदर एंड नॉट अ फंकी स्ट्रैप ऑफ क्लॉथ का ये जो है वो नहीं होना चाहिए। काफ़ी आपने देखे होंगे मार्केट में जो है वो धागे के बने हुए बेल्ट्स मिलते हैं, वो नहीं होने चाहिए। बाकी आप ब्लैक जो है वो पहन सकते हैं, और ज़्यादा कोशिश कीजिएगा कि आपके बेल्ट जो आप पहनेंगे वो शूज़ से मैच करते हों, इससे बहुत अच्छा फ़र्क पड़ता है आपकी पर्सनालिटी पे, ठीक है। अच्छा, प्रॉपर शॉर्ट हेयर कट फेयर्स वेल फॉर मोस्ट इंटरव्यूज़, ठीक है। प्रॉपर शॉर्ट हेयर कट करवा के जानी है आपने। काफ़ी वो लोग होते हैं, लंबे लंबे बाल होते हैं, बिल्कुल कानों के ऊपर बाल आए हुए होते हैं, ठीक है, आपका फ़ैशन है, आप नॉर्मल लाइफ में इसको रख सकते हैं, लेकिन एक दिन के लिए आप इन चीज़ों की कुर्बानी दे दें। प्लीज़ इन चीज़ों की आप कुर्बानी दे दें कि उस पर्टिकुलर डे पे आप अपने बाल जो हैं वो छोटे करवा के जाएं, ठीक है, जिसमें आपका जो एक खुलिया है वो एक एक प्रॉपर एक कैंडिडेट के हवाले से लगे जो कि आप सीरियस कैंडिडेट हैं उस पोजीशन के लिए। अच्छा, फॉर द वुमेन, अब वुमेन की तरफ आते हैं। एज अ रूल, एन ईस्टर्न आउटफिट इन आवर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज़ व्हाट यू शुड ऑप्ट फॉर। तो शलवार कमीज़ यहाँ पर आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा पहनी जाती है। अच्छा, फुल स्लीव्स के साथ पहनी है लड़कियों।
क्योंकि ये काफ़ी मैंने गर्ल्स को देखा है, वो क्या करती हैं, जो शलवार कमीज़ है वो हाफ़ स्लीव्स के साथ पहन के चली जाती हैं, क्योंकि ये कोई शादी ब्याह नहीं है जहाँ पर आप फैशन करने जा रही हैं, बल्कि यहाँ पर आपने फुल स्लीव्स पहननी है, क्योंकि हमने ईस्टर्न आउटफिट को देखना है। ईस्टर्न आउटफिट को मद्देनज़र रखते हुए हमने उस के अकॉर्डिंगली चलना है। तो हाफ़ स्लीव्स मत पहन के जाएँ, फुल स्लीव्स पहने, ठीक है। वेयर सैंडल्स इंस्टेड ऑफ हील्स। अब काफ़ी लोग मुझसे माइंड करेंगे, मैं उनको ये तो नहीं कह रहा कि आप नॉर्मल ज़िंदगी में भी ना पहने हील्स, ज़रूर पहने, पहनते भी हैं लोग, लेकिन जो आपका इंटरव्यू है उसमें आप हील्स पहन कर ना जाएं, ठीक है, जो कि आवाज़ निकालती हैं टक टक, ठीक है। तो आपने नॉर्मल जो आपके मार्केट में जो शूज़ मिलते हैं, आपके लड़कियों के सैंडल्स मिलते हैं, वो आप पहन कर जा सकती हैं, लेकिन अवॉइड कीजिएगा कि हील्स आप पहन कर जाएँ। अच्छा, डार्क कलर ड्रेसिंग आर मोर इफ़ेक्टिव फॉर फीमेल्स इन इंटरव्यू, ठीक है। जो डार्क कलर्स हैं, जिस तरह ब्लैक हो गया, पर्पल हो गया, और इसी के साथ साथ वाइट भी पहन सकते हैं। वाइट अगर आपका पर्टिकुलरली जो कलर है वो बहुत ज़्यादा फेयर है, बहुत ज़्यादा फेयर है, तो आप पर वाइट भी सूट कर सकता है। फिर डार्क कलर्स आप ज़्यादा प्रेफरली पहन सकते हैं उसको, तो उससे आपकी पर्सनालिटी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से उभर कर आती है। उसके बाद वेयर अ लाइट मेकअप, ठीक है, लाइट मेकअप करके जाइएगा। ये लालिए और ये आई लैशेस की एक्सटेंशन, क्योंकि आप पार्टी में नहीं जा रहे, आप किसी शादी में नहीं जा रहे, यू आर गोइंग इन एन इंटरव्यू, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप जो करते हैं, हैवी मेकअप जो करते हैं, ये पार्टीज़ में करते हैं या शादियों में करते हैं, तो आपने उस हिसाब से इसको लेकर चलना है। उसके बाद वेयरिंग फुल स्लीव्स इज़ प्रेफरेबल दैन हाफ स्लीव्स शर्ट, ठीक है। फुल स्लीव्स आपने पहनना है, हाफ स्लीव्स को अवॉइड करें जितना हो सके। उसके बाद हम चंद एक चीज़ें जो आपने देखनी है इस जगह पर, बॉडी लैंग्वेज ड्यूरिंग एन इंटरव्यू। अब इस हवाले से इंशाल्लाह मज़ीद में कल जब आपको बताऊंगा कि इंट्रोडक्शन में आपने क्या बताना है, किस तरह इंट्रोडक्शन को लेके चलना है, वो कल भी डिस्कस कर लेंगे। लेकिन आज के हवाले से ये भी चीज़ें आपने याद रखनी है। बॉडी लैंग्वेज आपकी क्या होनी चाहिए, मेंटेन गुड आई कॉन्टेक्ट, ठीक है। डोंट वंडर से क्या मुराद है, इधर उधर ना देखें। जो बंदा आपसे सवाल कर रहा है उसकी आंखों में जवाब दें, ठीक है। आई कांटेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक इंटेलिजेंस सर्विसेज का इंटरव्यू है। यहाँ पर साइकोलॉजिस्ट भी उन लोगों में से एक साइकोलॉजिस्ट भी ज़रूर बैठा होगा, क्योंकि आपकी काफ़ी लोगों की ये फील्ड की जॉब होगी, आपने जाके इन्वेस्टिगेशन करनी है लोगों से। तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है कि जब इंसान आई कांटेक्ट रखता है ना, तो साइकोलॉजी की जो एक थ्योरी है, जब इंसान आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं कर रहा होता, तो इसका मतलब है वो झूठ बोल रहा होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है कि आई कांटेक्ट अपना इंटरव्यूअर के साथ मेंटेन रखना है, ठीक है। फिर दूसरी चीज़ हमने क्या देखनी है, कीप एन इंटरेस्टेड एक्सप्रेशन एंड डोंट फॉरगेट टू स्माइल। अब स्माइल आपने कैसी करनी है, दांत नहीं निकालने, ठीक है। बिल्कुल एक नॉर्मल स्माइल जो होती है, एक जेंटलमैन की स्माइल जो होती है, वो आपने अपने फेस पर रखनी है, ठीक है। फिर आप क्या करते हैं, दूसरी चीज़ जो आपने देखनी है, डोंट क्रॉस योर आर्म्स, इट कम्स ऑफ एज डिफेंसिव और अनइंटरेस्टेड। यानी आपने आर्म्स को जो है वो क्या करना है, यानी क्रॉस आर्म्स के साथ नहीं बैठना। बिल्कुल आपकी जो चेयर होगी, जो दोनों साइड पर आपकी सपोर्ट होती है, वहाँ पर आप हाथ रख सकते हैं, या आप क्या कर सकते हैं, आप दोनों हाथों की उंगलियों को इस तरह उस दोनों चेयर की जो हैंडल्स होते हैं उसको पकड़ के आप बैठ सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये अच्छा रहेगा। रिमेंबर गुड पोस्चर्स एंड सिट अप स्ट्रेट, यानी आपने झुककर नहीं बैठना। कुर्सी का ऑब्वियसली पीछे एक सपोर्ट होती है, उस सपोर्ट के साथ आपने पीछे उसके साथ लग कर बैठना है, ठीक है। प्रैक्टिस योर हैंड शेक्स, अरेंज योर बिलोंगिंग्स प्रॉपरली। अब हैंड शेक्स के हवाले से याद रखिएगा कि आजकल वैसे भी कोरोना की SOPs के हवाले से हर जगह पर हैंड शेक्स वगैरह ख़त्म हो गए हैं, लेकिन इंटरव्यूअर आपसे कभी भी हाथ नहीं मिलाता, वो मुंह से सलाम करता है। तो आप पर भी लाजिम है कि आप अगर वो सलाम करते हैं तो आप भी सलाम का जवाब दे दें, या पहले आप सलाम कर लें तो वो फिर सलाम का जवाब दे देंगे। डोंट ओवर यूज़ हैंड जेस्चर्स, यू डोंट वांट टू डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम व्हाट यू आर सेइंग।
यानी हैंड जेस्चर्स जो हैं वो कम से कम इस्तेमाल करें। काफ़ी लोग होते हैं वो तकरीरों की तरह बिल्कुल हाथ हिलाते हैं, किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल प्रॉपर आपने अपने जो हैंड जेस्चर्स हैं वो रखने हैं, ठीक है। ज़्यादा ऊपर की तरफ आपने नहीं उठाने हाथ, बिल्कुल अपने जो आपका जो हैंडल्स हैं चेयर के, अपने हाथ वहीं तक रखने हैं, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं ले जाने, ठीक है, किसी भी चीज़ को, किसी भी पॉइंट को बताते हुए, ठीक है। अवॉइड ट्राइंग क्रॉस योर लेग्स, दिस कैन अक्यूज डिस्ट्रैक्शन व्हेन स्विचिंग लेग्स, यानी आपने जो लेग्स हैं उसको क्रॉस करके नहीं बैठना, ठीक है, प्रॉपर बैठना है। अच्छा, रिमेन कॉम, डोंट लेट नर्व्स मेक योर फीट डू अ टैप डांस। अब काफ़ी लोग जो है वो टांगे हिला रहे होते हैं। अब टांगे जब कोई हिला रहा होता है ना बैठ के, तो उसका मतलब होता है कि आप लोग जो हैं वो नर्वस हैं, ठीक है, आप काम नहीं हैं। तो कोशिश करें, इसकी प्रैक्टिस करें कि आपकी अगर आदत है लेग्स को हिलाना तो ये आपने ख़त्म करनी होगी, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ सब चीज़ें समझ आ गई होंगी। हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं। अब चंद एक चीज़ें एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के हवाले से बात कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन के हवाले से इंशाल्लाह कल हम बात करेंगे, डिटेल से बात करेंगे, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आप लोगों के इंटरव्यू के हवाले से। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि पार्ट 2 के अंदर उसको डिटेल से बताऊँ। अच्छा, जनरल नॉलेज टॉपिक्स में से आपने क्या क्या करना है नोट डाउन कर लीजिएगा। वर्ड सीक्रेट एजेंसीज़, क्योंकि आप इंटेलिजेंस एजेंसी का टेस्ट देने जा रहे हैं, तो उस हवाले से आपको पता होना चाहिए, नो हाउ होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट कैपिटल्स, करेंसीज़, कॉन्टिनेंट्स, दुनिया में कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, कैपिटल्स, करेंसीज़ मौजूद हैं, इन सब के हवाले से आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। फेमस प्लेसेस इन द वर्ल्ड, दुनिया में बहुत सी ऐसी फेमस प्लेसेस हैं जिनके हवाले से आपको उनके फैक्ट्स एंड फिगर्स पता होने चाहिए, जैसा कि आईफिल टावर कहाँ पर मौजूद है, किस जगह पर मौजूद है, उसकी हाइट क्या है। तो इस तरह की जो फेमस प्लेसेस हैं उस हवाले से आपको मालूम होना चाहिए। और हम अपने सेशंस में जो भी हमने करवाए हैं उसमें हम ये सब चीज़ें पढ़ चुके हैं। इंपॉर्टेंट डिज़र्ट्स, जो टॉप 5 डिज़र्ट्स हैं दुनिया में, उनके नाम आपको आने चाहिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट लैक्स इन द वर्ल्ड, दुनिया में जितनी भी लैक्स हैं उस हवाले से पढ़ के जाइएगा। माउंटेन पीक्स, हाईएस्ट स्मॉलेस्ट सिचुएटेड इन पाकिस्तान, माउंटेन्स पूरी दुनिया में कितने हैं, कितनी पीक है, हाईएस्ट कौन सा है, स्मॉलेस्ट कौन सा है, और पाकिस्तान के अंदर कितने माउंटेन्स पाए जाते हैं। टॉप 5 ओशंस इन द वर्ल्ड कौन कौन से हैं, मैंने इसकी एक ट्रिक बताई थी आपको पैसा के हवाले से, कि आप पैसे को याद कर लें तो आप ये जो 5 ओशंस हैं इनके नाम आसानी से याद कर सकते हैं। P फॉर पैसिफिक, A फॉर अटलांटिक, I फॉर इंडियन, S फॉर सदर्न एंड A फॉर आर्कटिक। उसके बाद इंपॉर्टेंट रिवर्स इंक्लूडिंग पाकिस्तान के अंदर जितने भी रिवर्स हैं उसको आपने पढ़ना है, और इंपॉर्टेंट रिवर्स पूरी दुनिया के अंदर जितने भी हैं और वो कहाँ से जो है फ़्लो करते हैं, उनके फैक्ट्स एंड फिगर को आपको पढ़ के जाना है। फिर इंटरनेशनल डेज़, दुनिया भर में इंटरनेशनल डेज़ मनाए जाते हैं, जिस तरह से वर्ल्ड हेल्थ डे, वर्ल्ड मदर्स डे, वर्ल्ड फादर्स डे, वर्ल्ड टीचर्स डे, इस तरह के जो डिफरेंट इंपॉर्टेंट डेज़ हैं उसको आप पढ़ के जाइए। उसके बाद यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस कब बनी, क्यों बनी, क्या वजह थी, कितने ममालिक इसमें शामिल हैं, कितने ऑब्जर्वर्स इसमें हैं, कितनी इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें आपने पढ़नी हैं, और ये सारी की सारी चीज़ें हम अपने कोर्स में कवर कर चुके हैं। जो लोग हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके पास वो PDF फाइल्स भी पढ़ी होंगी, तो आप इनसे ज़रूर पढ़ के जाइएगा, और मैंने बहुत अच्छे तरीके से ये चीज़ें पढ़ाई हैं आपको। अदर इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन सार्क के हवाले से पढ़ के जाएँ, इसके फंक्शंस के हवाले से पढ़ के जाएँ। OIC कब बनी, OIC का नाम कब चेंज हुआ, OIC में कितने ममालिक हैं, OIC क्यों बनाई गई, किस वजह से बनाई गई, ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। नेटो के हवाले से पढ़ा चुका हूँ, ब्रिक्स एक ऑर्गेनाइजेशन है उस हवाले से पढ़ चुके हैं, SCO, CETO, ETC, तो मुझे इसमें डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, हम ऑलरेडी इन चीज़ों को पढ़ चुके हैं। लेट्स मूव ऑन, फिर इस्लामिक स्टडीज़ की तरफ आते हैं। इस्लामिक स्टडीज़ में आपको मेमोराइज एटलीस्ट 4 कलमास, आपने 4 कलमे याद करने हैं इस्लामिक स्टडीज़ में, ठीक है। 4 कलमे वैसे तो पॉसिबिलिटी है, पॉसिबल हो सके तो 6 के 6 कलमे याद आप कर लें तो बेहतर है, वरना 4 तो आपको लाजमी आने चाहिए और 6 के 6 कलमों के आपको नाम आने चाहिए, क्योंकि ओरली आपसे बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस्लामिक स्टडीज़ के अंदर। मेमोराइज दुआए कनून आप याद करके जाएँ, आयतल कुर्सी आप याद करके जाएँ, ठीक है। इस तरह की चीज़ें आपने याद करनी हैं, दुआएँ याद करके जानी है, जो कि इंपॉर्टेंट दुआएँ हैं, ये भी आपसे पूछी जा सकती हैं। मेमोराइज़ आयतल कुर्सी, अगेन मैंने जैसा कि आपको बताया, मेमोराइज़ इंपॉर्टेंट दुआज बिफोर स्टार्टिंग मील, सफ़र की दुआ याद करके जाएँ, वॉशरूम जाने की दुआ याद करके जाएँ, और बहुत सी ऐसी छोटी छोटी दुआएं हैं जो कि आपसे पूछी जा सकती हैं। फिर सूराज सिग्निफिकेंस, कुरान पाक में कितनी सूराज हैं, 114 सूराज हैं, और हर एक सूरत का एक सिग्निफिकेंस है। अब अगर मैं बात करता हूँ सूरह अल-फतह की, तो उसकी एक अलग सिग्निफिकेंस है। सूरह नूर की बात करता हूँ, उसकी एक अलग सिग्निफिकेंस है। हर एक सूरत की सिग्निफिकेंस मौजूद है।
के उन सिग्निफिकेंस को आपने याद रखने की जाना है कि फ़लाँ सूरत किस उसकी क्या इंपॉर्टेंस है कुरान के अंदर, और वो किस चीज़ को इंटरप्रेट करती है, किस चीज़ की हमें किस चीज़ की दावत देती है, किस चीज़ के हुक्म देती है। तो ये चीज़ें आपने याद करके जानी है। टोटल मक्की एंड मदनी सूरास को देख के जाना है कितनी है। लाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुरूद पाक ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हम पर लाजिम है कि जब भी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो हमने दुरूद पाक पढ़नी है। उसके बाद लाइफ ऑफ खुलफाए राशिदीन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो 4 खुलफा हैं इस्लामिक स्टडीज़ में। इस्लाम में कौन कौन से हैं? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उसके बाद हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और उसके बाद हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इनके हवाले से इनका जो दौरानिया है उस हवाले से जो कंट्रीब्यूशंस इन सब ने इस्लाम के लिए दी हैं वो आपने पढ़ के जानी है। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। हज के हवाले से, ज़कात के हवाले से, रोज़े के हवाले से जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो भी पढ़ के जाइएगा। उसके बाद गज़वाज़, नेम्स, डेट्स, फॉट अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट लड़ी गई हैं, तो ये भी आपने पढ़ के जाना है। उसके अलावा वज़ू की सुन्नतें, फ़राइज़ कितने हैं, वज़ू की सुन्नतें कितनी हैं, ठीक है, वज़ू करने का तरीका क्या है, वज़ू करने के अहकामात किस सूरत में आए हैं। अगेन वो सिग्निफिकेंस में मैंने आपको बताया कि सिग्निफिकेंस आपने याद करके जानी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं। नमाज फ़र्ज़, सुन्नत, कसर, यानी नमाज कसर से नमाज सुन्नत, एक्लिप्स की जो नमाज़ें होती हैं, फ़र्ज़ कितनी हैं, सुन्नतें कितनी हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। इंपॉर्टेंट सहाबास कंट्रीब्यूशन। अब खुलफ़ाए राशिदीन के अलावा इस्लाम के अंदर बहुत से सहाबास थी जिनकी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशंस थी। ज़ैद बिन हारिस देख लें, खालिद बिन वलीद देख लें, इनकी कंट्रीब्यूशंस पढ़ के जाइएगा, ये भी आपसे क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। फिर हम पाकिस्तान की स्टडीज़ की तरफ आते हैं। इंपॉर्टेंट इवेंट्स पाकिस्तान की हिस्ट्री में जितने भी हुए हैं 712 से, याद रखिएगा हमेशा पाकिस्तान स्टडीज़ को 712 से आप पढ़ते हैं और टिल द टाइम वी आर स्पीकिंग ये सारी की सारी पाकिस्तान स्टडीज़ है। लाइफ ऑफ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। फिर इंफॉर्मेशन अबाउट पाकिस्तान सिटीज़, पाकिस्तान शहरों के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन है वो पढ़ के जाएँ कि कौन सा शहर किस वजह से, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सिंध तास एग्रीमेंट कब हुआ, तो जैसा कि आप जानते हैं ये 1960 में हुआ, सितंबर के महीने में हुआ। इस चीज़ में क्या क्या चीज़ें डिस्कस की गई, इस चीज़ में पानी का जो एक तनाज़ा था इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, ये डिस्कस किया गया। अच्छा, फॉर्मेशन ऑफ AIML एंड कांग्रेस, ये पढ़ के आपने जाना है कि क्यों बनी थी, क्या वजहें थी, और कांग्रेस का क्या जो एक उनका गोल था वो क्या था, AIML का क्या गोल था, कायद आज़म क्या सोचते थे शुरुआती दिनों में कि एक यूनाइटेड इंडिया क्यों होना चाहिए। कोई एक डिस्कशन हो सकती है इंटरव्यू के अंदर। इंपॉर्टेंट लीडर्स ऑफ कांग्रेस एंड AIML जो भी थे कांग्रेस के और AIML ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के, वो पढ़ के जाइएगा। लाइफ ऑफ डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल के हवाले से चंद एक चीज़ें जो कि गोल मेज़ कॉन्फ्रेंसेस थी जो कि उन्होंने अटेंड की हैं, और जो उन्होंने अपनी फ़िलासफ़ी के ज़रिए, अपनी पोइट्री के ज़रिए जो मुसलमानों को एक एक सोच दी एक आज़ाद रियासत की, उस हवाले से पढ़ के जाइएगा। नेहरू रिपोर्ट ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, इसको पढ़ के जाइएगा। इंपॉर्टेंट प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ पाकिस्तान, टेन्योर्स और कंट्रीब्यूशंस इनकी याद रखे जाइएगा। कश्मीर इशू के हवाले से बहुत ज़्यादा सवाल किए जा सकते हैं। फिर हम करंट अफेयर्स की बात करते हैं। नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट जो अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर आई, आपका ओपिनियन उसमें क्या है। रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट जो जारी है 24 फरवरी 2022 से, वो आपसे पूछा जा सकता है। कश्मीर प्रॉब्लम के हवाले से, अफगानिस्तान इशू के हवाले से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और लास्ट में ये जो चीज़ें हैं ये ऑब्वियसली आपकी अब डिफरेंट डिग्रीज़ हैं। सपोज़ मैंने BBA ऑनर्स किया हुआ है तो मैं अकाउंट से रिलेटेड चीज़ें पढ़ के जाऊँगा, एडमिनिस्ट्रेशन से चीज़ें पढ़ के जाऊँगा, मार्केटिंग से चीज़ें पढ़ के जाऊँगा, सप्लाई चेन मैनेजमेंट पढ़ के जाऊँगा, मैनेजमेंट की थ्योरीज़ पढ़ के जाऊँगा। तो इसी हवाले से जो भी आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो आपने पढ़ के जाना है। छोटी छोटी डेफिनेशंस याद कर लें, छोटी छोटी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस याद करके जाएँ, ठीक है, वहाँ पर ये चीज़ें पूछी जाएंगी। ठीक है, बाकी जो इंट्रोडक्शन के हवाले से है, कॉन्फिडेंस किस तरह से मेंटेन करना है, बाकी वो इंशाल्लाह हम कल के एक सेशन में कर लेंगे पार्ट 2 के अंदर। और उम्मीद करता हूँ आज जो चीज़ें आपको बताई हैं आप इस पर वर्कआउट शुरू करें। ठीक है, ये जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं पाकिस्तान स्टडीज़ के, जनरल नॉलेज के, इस्लामिक स्टडीज़ के, ये इस वजह से बताए हैं कि ताकि आप इसको अभी से पढ़ लें, क्योंकि दिन बहुत कम है और आपने पढ़ना भी स्टार्ट करना है। तो इंशाल्लाह बाकी इंट्रोडक्शन के हवाले से हम वो कल डिस्कस कर लेंगे, और फिर हम इस कोर्स को, इस छोटी सी वीडियो को, छोटे से कंट्रीब्यूशन को आप, उम्मीद करता हूँ आपने पसंद किया होगा, और जो आपके डाउट्स थे वो इससे काफ़ी हद तक ख़त्म हो गए होंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल एक नए लेक्चर के साथ। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।